IBX and well, I would want to refer to what Mr. Adhya said in the morning, that the GIFT City is a futuristic city and there's way too much happening. He also alluded to a lot of numbers that we saw coming from IBX itself. Since this is a fireside chat, I would want to quickly come to you, Mr. Gautam. What are the numbers that we're looking at right now? How many jewelers are part of IBX? And what are the various schemes that are as of now running? Yeah, thank you, Manisha ji. So, as you all know, if I can speak in English and Hindi, it's chalega? Yes. Okay. Okay, thank you. So, as of now, we have on the buy side 600 entities, qualified jeweler or TRP holder मिला के 600 entities हो चुके हैं. And you all will be very happy to know the kind of response which we are seeing, because our BD team, business development team, has really gone all over India, and thanks to Vertical Council as one of our proud sponsor and supporter for those outreach programs. We have been to around 80 towns, and you all will be happy to know that today these 600 entities which are with us are from 20 states and union territories, covering 83 districts. But we hope that going forward we will have at least this number will double. This 600 number will become at least 1200. My team has told me it would be 1500 for us, but that will be something which we all will be looking forward to. हम ये जान के अच्छा लग रहा है कि शायद ये नंबर 1200 या 1500 तक हो जाए जो हमारे साथ बाय साइड पे जुड़े. दूसरी चीज मनीषा जी आपने पूछा नंबर के लिए कितना हुआ है, तो सुबह जैसे डॉक्टर अध्याय साहब ने बताया कि 80 टन से ज्यादा हो चुका है, तो ऑलमोस्ट 83-84 टन के करीब इस फाइनेंशियल ईयर में हो चुका है. वहाँ पे 93 टन का नंबर है जो ओवरऑल है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप सबके सहयोग से 100 टन का नंबर इसी फाइनेंशियल ईयर में क्यूमुलेटिव बेसिस पे हो जाए. एक और चीज मैंने आपसे पूछा था कौन-कौन सी क्या-क्या चीजें अभी हमने फैसिलिटेट कर रहे हैं हम. हाँ, ये बहुत अच्छा है. मैं उसी अच्छा आपने प्रॉम्प्ट कर दिया, क्योंकि आपने एक वर्ड यूज किया जो डॉक्टर अध्याय ने कहा था कि फ्यूचरिस्टिक सिटी, और उसी के तहत मैं बात करना चाहूंगा गोल्ड फ्यूचर्स के बारे में. ये एक बहुत ही अहम प्रोडक्ट है जो आप सबके लिए लाया गया है. आज की तारीख में जहां तक हमको पता है, ट्रेड के बहुत से लोग सीएमई में अपना गोल्ड प्राइस रिस्क हेज करते हैं डॉलर टर्म्स. वो उसके लिए या तो अपना उनका सब्सिडीज हैं या उनके ब्रांच ऑफिसेज हैं आउटसाइड इंडिया. तो जैसा कि गिफ्ट सिटी का मोटो है कि ऑनशोर और ऑफशोर, यानी कि आप जो काम बाहर करते हैं क्या हम उसको अपने इंडिया में कर सकते हैं, क्या हम उसको भारत में कर सकते हैं. उसके लिए हम लोगों को रेगुलेटर द्वारा परमिट किया गया है कि हम आपके लिए गोल्ड फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट शुरू करें, जो हमारे ऑलरेडी लॉन्च हो गया है. और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से है कि 13 महीने के पीरियड में आपको 8 कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लाइव मिलेंगे. एक और जो आइडिया है जो मैं ओपनली बात कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत से ट्रेड्स में मैंने बात किया, लोगों से मैं जाके खुद भी मिलता हूँ, हमारी टीम भी मिलती है, और उन्होंने सबने कहा है कि आज की तारीख में वो जो कॉमिक्स पे ट्रेड कर रहे हैं यहाँ से, कुछ तो अपनी सब्सिडी ब्रांचेस के थ्रू कर रहे हैं, कुछ मनीषा जी जिसको हम लोग डबल ट्रेड बोलते हैं या किसी ब्रोकर के थ्रू करते हैं, लेकिन वो उनकी बुक्स में नहीं होता है. और ये एक खुद एक परेशानी हो के लिए कि वो उसको बुक में ला ही नहीं पाते हैं जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उस हेज को. तो जब आपको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास IBX है, गोल्ड फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो चुका है. होपफुली अप्रैल तक हम लोग सिल्वर फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च कर देंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपको परमिट दिया है कि डॉलर टर्म में आप IBX पे आके आप हेज कर सकते हैं, जो कि पहले सुविधा नहीं दी गई थी. उसके लिए आप लोग ये सब कर देते, जो कि मतलब नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से करेक्ट नहीं है. और अभी आपको एक बहुत अच्छा रास्ता मिल गया अपनी बुक को क्लीन करने का, जो भी लॉस प्रॉफिट है वो आपकी अपनी बुक में लाने का. तो मेरे ख्याल से इस पहल को देखते हुए प्लीज आप सब लोग जुड़िए. फ्यूचरिस्टिक सिटी में गोल्ड फ्यूचर आ चुका है, सिल्वर फ्यूचर आ चुका है. Ajit, I want to come to you with a different question here. Mr. Adhya ने सुबह ये भी कहा, फ्यूचरिस्टिक सिटी तो कहा ही, उन्होंने ये भी कहा कि एम्बिशन हमारा ये है कि जितना भी सोना भारत में इंपोर्ट होता है 50% उसका IBX से आए. Of course, अशोक जी के पास मैं सवाल के साथ आऊँगी, but जिस तरह का as of now हमारा setup है, कैसे इतना आप होता है? See, absolutely, I agree with him. And अभी का तो setup है that there are government agencies, there are banks who are importing the metal, and then you have already
IIX, where bulk of the CPAC contracts are getting traded and we are importing metal to land. So definitely there is a much more scope, much more metal which can flow through IIX because of multiple reasons. The primary reason is that there is a huge amount of transparency. Transparency of the price, transparency on the volumes as well. And from a government perspective, both these things do matter because pricing wise, the import bill we all keep talking about, so obviously the government, it's a ready and from an import perspective as well, an edge perspective as well, it's extremely transparent so that you get the data ready. So there is much more scope for import to IIX and it should be done. Mr. Gautam made that point about futures. I want Ajit to comment on that as well because कितना बड़ा market ये बन सकता है और what is it that it will take this hall to get onto that? See, actually I'm quite surprised that why already people are not trading on futures because most of, as Ashok was mentioning, most of them would be trading on comics, okay, as far as futures is concerned. And you will be surprised that in comics, the actual deliveries, okay, are only less than 5%. Okay, so it is definitely used for speculation or for hedging purposes, as they say. Here, okay, not only will you get those opportunities of hedging yourself, okay, but you will also have the opportunity of physical side next door, where you, if there is an arbitrage opportunity available for futures, you have done futures. And then at the time of delivery, if it is in your favor, you can actually take the delivery and can be available in 30 minutes. They are nearly getting 30 minutes, right? Which is the first in its kind in the entire world. And I'm really surprised why there are banks now which are allowed. There are big traders who are actually market makers. Why they are not making markets in IIX? They should be looking at. Should open their book, run the book on IIX and start making markets. अशोक जी ये जो challenges उन्होंने यहाँ पर बताए हैं अजीत जी ने एक बहुत लंबे समय तक जब मैं ज्वेलर्स से बात करती थी तो कहते थे कि हाँ ये तो बड़े ज्वेलर्स का मार्केट है only the big ones इतना turnover वगैरह चाहिए उसके बाद there's a lot of tweaking that has been done as well. So जब हम चाहते हैं यहाँ जाना and there is a roadmap as well made for it. Why are people missing? Is it about awareness? Is it about getting them in? Is it that IIX will have people do more? देखिए आप IIX को ऑफ कोर्स बहुत काम करना है और हम लोग काफी काम कर भी रहे हैं. इस आउटरीच का जो एक एफर्ट है, सेमिनार्स कर रहे हैं, वेबिनार्स कर रहे हैं, क्लोज यूजर ग्रुप्स के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, वन ऑन वन मीटिंग्स कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं. लेकिन इसके साथ बहुत सारे पहलू जुड़े हुए हैं. एक पहलू जुड़ा हुआ है बैंक्स का. बहुत से बैंक्स के पास ये गोल्ड फ्यूचर्स के लिमिट देने का कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो उसके लिए भी बैंक्स काम कर रहे हैं और हमारी उनसे बात हुई है. कुछ बैंक्स रेडी है, उन्होंने ऑलरेडी लिमिट से शुरू कर दिया है. दूसरा चीज ये है कि हमारे जो डीलिंग मेंबर्स हैं उनको भी कुछ क्लाइंट साइड के जो रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशंस हैं उस पे आईटी का कुछ काम चल रहा है, वो भी एफर्ट में टाइम लग रहा है. पर मुझे लग रहा है कि अभी ये सारी चीजें टेबल पे आ चुकी हैं, ये सारी चीजें स्टेटेड हैं और चूंकि ये प्रॉब्लम स्टेटेड है तो इनका सबका सॉल्यूशन पे काम चल रहा है. लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा इंडस्ट्री से, आज सभी लोग बैठे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट से सब आए हुए हैं, कि प्लीज आप बैंक्स के पास जाके अपना एटलीस्ट हेजिंग लिमिट लेना शुरू करिए, क्योंकि ये प्रोसेस भी 1 से 2 महीने का है. और किसी भी बैंक के साथ आपको कभी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज हमें बताइए, क्योंकि हम वहाँ पे टॉप मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं और वो लोग एक करेक्ट आपको वहाँ जो टीम है उससे वो आपको लिंक करा सके. मैं सिर्फ इसमें एक ही चीज और बताना चाहूंगा कि गोइंग फॉरवर्ड आप सबने यूएस में देखा कि टैरिफ का इशू आ रहा है, इसलिए वहाँ पे फिजिकल डिलीवरी के लिए सब लोग का मूव हो गया. ये जो हमारा जोन है ये if I can use that term tariff fees. So going forward एक ये बहुत बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा हमारे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कि ये पूरे जोन में कभी भी कहीं भी कुछ होता है, जब तक ये स्थिति चल रही है हम लोग टैरिफ फ्री जोन में बैठे हैं. तो जो भी वहाँ प्राइस होगा जिसके ऊपर की हेजिंग होगी वो
टैरिफलेस प्राइस। तो ये एक पॉइंट आप सबको ध्यान में रखने का है। मैं सिर्फ एक दो चीजें इससे आपको और लिंक करा दूं कि फ्यूचरिस्टिक जो आपने चीजें पूछी थी उसमें और लोगों ने क्या क्या काम किया है। ऑलरेडी एक और वार्ड खोलने जा रहा है हमारा चेन्नई में एनईपी सेट में। उसके बाद कोशिश है कि मुंबई में वार्ड खोल पाए और उसके बाद मणिकंचन कोलकाता में भी बात चल रही है वार्ड खोल पाए। आइडिया ये है कि इवन फॉर द फ्यूचर्स जब हम डिलीवरी करें तो क्या हम किसी भी वार्ड से डिलीवरी कर पाए, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको और जब इंटेंशन मैचिंग का जो अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे और डिटेल में इस समय कोई बात करेंगे, लेकिन हमारी टीम बैठी हुई है वो आपको जरूर समझाएंगे कि कैसे है। तो जब प्रोडक्ट की इंटेंशन मैचिंग की हम बात करते हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप किस वार्ड से डिलीवरी लेना चाहते हैं। तो ये एक जब ये आप आने लगेंगे, देखिए आज ये वही स्थिति मुझे फ्यूचर्स की दिख रही है जो 3 साल पहले हम हमारे स्पॉट की दिख रही थी। सबको मालूम था कि ये होने वाला है और बहुत अच्छा होगा, लेकिन हर कोई रिलेटेड था कि पहले आप जाने कि पहले आप जाने। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति क्रॉस कर लेंगे और अगले एक जब हम लोग तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू शो सम लार्ज वॉल्यूम्स ऑन फ्यूचर्स। अशोक जी, यही एक सिर्फ पैनल है जहाँ पे अशोक जी कह रहे हैं कि अगले साल तक हम कुछ करके दिखाएंगे। मेरे बाकी सब पैनल्स ने बोला था कि 5 साल 10 साल तक ये होगा नहीं होगा पता नहीं। सो क्लियरली वेरी बुलिश ऑन दिस। अजीत, one more thing to Mr. Adrian ने सुबह बोला है कि he did a great context setting part of it. He talked about expectation and hoping that all the gold as an industry is 100% formalized. Do you think IIBX is exactly the way to get there? Absolutely, no doubt, without a doubt. IIBX is the way to go for formalizing the industry, and we at World Council also are not only helping them do that, but we ourselves have, because if you see currently most of the domestic participants, most of the domestic industry is participating in IIBX. So for IIBX to be more successful, the domestic industry also has to clean up what we are discussing this morning. So we have our own projects, like we are coming out with an SRO, whereby it's on IAGs, and that's going to the process streamlining of all these fellows and all the materials. So yes, the industry has to gear up for this and to make this as a real international exchange. Okay. And then obviously we do have multiple ideas. Myself keep discussing about multiple ideas of how this can truly become an international exchange. Okay. And not only get dependent only on India, plus to see 700-800 tons of domestic business. But then if you see the global exchanges, the volumes are far more higher. Okay. If we have aspirations of becoming SNOX or LP level SNOX exchange, but we need volumes, and we do have a certain plan or certain strategy, I would say. Okay. But for that, the base, the foundation has to be strong, the industry has to be अशोक जी, जैसे आप कह रहे हैं कि अगले साल जब हम यहाँ पर मिलेंगे तो बहुत सारे चेंजेस हो चुके होंगे। आप जैसे आपने अभी पहले कहा कि बहुत क्लोज क्वार्टर्स में बहुत लोगों के साथ यहाँ पर मीटिंग हो रही है। वन, this is now time to open up your quarters, have more and more people involved in this conversation. One. The second point is, in open quarters, this also is being discussed कि क्या ऐसा वो एक दिन होगा जब सारा का सारा इनपुट यहाँ पर IIBX की तरफ से आएगा। आपको याद है अभी हम जब बजट रिकमेंडेशंस कर रहे थे तो कुछ एसोसिएशंस, कुछ रीजनल की तरफ से ये रिकमेंडेशन भी आया था बजट में कि शायद मिनिस्ट्री को इसको भी देखना चाहिए। वन, क्या आप तैयार हैं? एंड टू, क्या आपको लगता है इंडस्ट्री उस तरफ जाएगी? डेफिनेटली मनीषा जी, हम लोग बिल्कुल ही तैयार हैं और उसी दिशा में ये काम हो रहा है। और अगर हम देखें कि जिस तरह से हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में अपने वार्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सो दैट किसी भी रीजन को ये नहीं लगे कि साहब इस रीजन में आप सेम डेट बाकी जगह पे बाय फ्लाइट आ रही है, नेक्स्ट डे वो मिल रहा है। तो ये पहला चीज है। दूसरा चीज ये है कि अगर हम थोड़ा ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो जैसे 800 टन अगर एक राउंड नंबर लेके हम चलते हैं कि 800 टन आ रहा है, और सिंपलिसिटी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये बात कर रहे थे कि शायद 400 टन आने के हो रहे हैं, कोई 300 बोलते हैं 400, एक 400 पकड़ते हैं ताकि 50% में डिवाइड कर दें कि 50% हो रहे हैं और जो 50% बाकी है वो बुलेट पार का नंबर है। और अगर वो बुलेट पार का नंबर है और उसमें से 180 और 200 टन जो है वो पीआरक्यू बोर्ड की बात अब हो रही है, 180 टन अगले साल और 200 टन उसके अगले 5 साल 6 साल। तो
हम तो गियर्ड हैं कि ये पूरा का पूरा DRDO बोर्ड IBX के थ्रू आए और हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट कर चुके हैं कि एक दिन में 1223 किलो ट्रेड होता है और 1223 को शाम तक निकल भी जाता है। दूसरी चीज है कि डॉलर सेम डे आता है, डॉलर लोग शाम को उठा के अपना गोल्ड लेके चले जाते हैं। जो सप्लायर है उन्होंने कहा है कि साहब कुछ दिन ऐसे हैं जब सेम डे उनका गोल्ड बिक के चला जाता है, पर हर केस में नहीं होता, उनको एक दिन लगता है BDR बनने में, जिसके ऊपर हम जरूर काम करें। ये सारे स्टेप्स हम ले चुके हैं। उसके बाद बचता है वो 200 टन 220 टन का जो कि गोल्ड मेडल लोन वाला है या और जो कंसाइनमेंट होता है। हम लोग देखिए इंडस्ट्री से बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे ओपनली बात कर सकता हूँ। कोशिश हमारी जा रही है कि क्या हम 10% एडवांस लेके अमाउंट लेके T+2 टाइप का एक कॉन्ट्रैक्ट चलाएं, जिसमें T+2 डे पे हर 30 मिनट में BDR सेटिंग करते चले जाएंगे, जैसे ही वो 90% डॉलर हमारे पास आएगा। इसमें भी हमारी बात चल रही है सप्लायर्स और बायर्स के साथ, और मेरा मानना है कि ये अच्छा स्टेप होगा कंसाइनमेंट को रिप्लेस करने। और जब ये T+2 आएगा, क्योंकि RBI की तरफ से हमारे पास 11 दिन का विंडो है, तो क्या वो T+3 T+5 भी हो सकता है, या क्या हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि आप वैल्यू नेगोशिएट कर लीजिए 10 दिन के अंदर के साथ हमको इतनी प्राइस है। But these are the things we can talk about, and these are immensely doable within the structure which is given there. So ये एक particular point है। दूसरा पॉइंट जो इन्हीं सब चीजों में है, जिसके बारे में बात कर रहे थे, वासुदेव ने भी ये सजेशन दिया, और एक हमने जो DSMC की कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पे हमने एक अपना बताया था कि IBX रेफरेंस प्राइस क्या हो सकता है। अब IBX रेफरेंस प्राइस सिर्फ ये नहीं है कि ये कोई हेडलाइन प्राइस है जो कि टिकर पे चलेगा। IBX रेफरेंस प्राइस एक वो प्राइस भी होगा जिसके ऊपर हम स्पॉट डिलीवरी भी कर सकते हैं, T+0 की डिलीवरी। अगर वो रेफरेंस प्राइस है तो सुबह से उस रेफरेंस प्राइस के आने तक 5 मिनट पहले तक हम बिड और आस्क दे सकते हैं कि साहब आज IBX के रेफरेंस प्राइस पे मेरे को 100 किलो उठाना है, मुझे 1 किलो उठाना है, मुझे 500 ग्राम उठाना है। सिमिलरली सेलर आ जाएगा कि साहब मुझे IBX रेफरेंस प्राइस पे 50 किलो भेजना है, 10 किलो भेजना है, कितना भेजना है, और जितना मैच हो जाएगा 5 मिनट पहले तक IBX रेफरेंस प्राइस पे, तो वो IBX रेफरेंस प्राइस पे वो डिलीवर होगा। This is also way forward, but these are the things which we are talking to the industry, and way forward we will come with lot many variants. ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है फिजिकल पार्ट। दूसरा ये रेडी थिंग कि सिल्वर में हम कितना काम कर सकते हैं, बिकॉज मेरा मानना है कि सिल्वर भी आएगा, लेकिन गवर्नमेंट धीरे धीरे बहुत सारे स्टेप्स लेके आ रही है जिससे आप सबको बेनिफिट मिलते चले जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि गोइंग फॉरवर्ड सिल्वर भी आप लोग आएंगे। अभी देखिए ऑफलेट क्या हुआ था कि पर डे लीज कितना ज्यादा चार्ज हो रहा था। अभी मेरी कुछ व्यापारी बंधुओं से बात हो रही थी कि उन्होंने कुछ लेट्स नॉट टेक नेम्स, उन्होंने कुछ 500 किलो या 1 टन का गोल्ड ले रखा था और उसमें नहीं निकल पाया बिकॉज ऑफ डिस्पैरिटी या जो भी प्लैटिनम गोल्ड आ रहा था, तो साहब उनका पर डे उनको बहुत सारा डैमेज लग गया या पेनल्टी लग गई या जो भी लगा। एंड दे ऑल, यहाँ पे सब का जरूरत ही नहीं है। आपका गोल्ड आ रहा है, आप पैसा दीजिए और माल लेके चले जाइए। दैट इज अल्टीमेटली वेयर वी आर मूविंग टू। और अगर T+2 या गोइंग फॉरवर्ड T+X लेस देन 11 डेज के अंदर ही, विद 11 डेज के अंदर भी वो वाली चीजें भी आती है, तो ये इमेंसली डूएबल है। और आई थिंक हम लोग को सब रेडी रहना चाहिए, एंड वी आर वेरी मच लिसनिंग। आप जो भी कह रहे हैं वो सारी चीजें हमारे एग्जामिन होती हैं। हो सकता है इस समय इंप्लीमेंट हो सकता है कुछ टाइम बाद इंप्लीमेंट हो, पर please keep giving your suggestions. I actually want to open it up as well. Even as I have a couple of more questions here, लेकिन आप कुछ कहना चाहते हैं? आप IBX को कैसे देखते हैं? आपने क्या काम किया है IBX के साथ, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या यहाँ से सिंप्लीफाई देखना चाहेंगे IBX के साथ? आप में से कोई कुछ कहना चाहे? जी, सुरेंद्र जी। आज की तारीख में सबसे जो एक बड़ा प्रॉब्लम जो सारे ज्वेलर्स फेस करते हैं वो ये प्रॉब्लम है कि उन्हें इंटरनेशनल हेज के लिए आउट ऑफ दी इंडिया जाना पड़ता है। कई जगह पे ये लीगली होता है, कई जगह पे सही नहीं होता है। तो क्या IBX एक प्लेटफॉर्म है which can replace the जो लोग इंटरनेशनल दूसरे एक्सचेंज में काम
इसके लिए IIBX के क्या इनिशिएटिव है और कैसे वो ज्वेलर उनसे पूछ सकते हैं? एक कॉमन ज्वेलर, he is not a qualified jeweler or qualified seller. मैंने जी थैंक यू, और ये आपने ये पर्टिकुलर लाइन बोल के बहुत मैं शायद मिस कर गया जब मैंने बात बोली, क्योंकि देखिए क्वालिफाइड ज्वेलर के लिए ऐसा होता है जो 25 करोड़ की नेटवर्क है और जिसके बारे में बहुत लोगों का सजेशन भी है क्या वो 5 करोड़ हो सकती है या कोई भी और एक काम हो सकता है। देखिए वो एक निर्णय का विषय है सरकार की और स्पीच में, लेकिन अगर आप क्वालिफाइड ज्वेलर की बात छोड़ी तो ERP होल्डर आ गया है जहाँ पे कोई नेटवर्क की बात नहीं है और वो हमारे साथ जुड़ चुका है। लेकिन अगर आप हमारे साथ गोल्ड फ्यूचर्स में डॉलर टर्म में हेजिंग करना चाहते हैं, जो कि आप कभी कॉन्ग्रेस में करते हैं, उसके लिए आपके पास कोई नेटवर्क का क्राइटेरिया है ही नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीधी सी बात बोलता है कि आपको नॉन इंडिविजुअल होना चाहिए। पहली चीज, यू शुड बी ए नॉन इंडिविजुअल इंडियन रेजिडेंट। थर्ड थिंग, यू शुड हैव अ गोल्ड प्राइस रिस्क इन योर बुक्स। अगर आप डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं कि साहब आपकी बुक में गोल्ड प्राइस रिस्क है, then you are eligible to come to IIBX and do the hedging. तो सर जैसे मेहता जी आप बोल रहे हैं, अगर 3 लाख ज्वेलर्स हैं या 5 लाख ज्वेलर्स हैं तो एक नंबर बातचीत अक्सर होती है, तो ये सभी 3 लाख ज्वेलर्स एक्चुअली एलिजिबल हैं डॉलर टर्म में हेजिंग करने के लिए। I add to this, and this provision of RBI has always been there. It's not only for IIBX, it's always been there, and jewelers have been doing it when they take gold loans. Okay? They have been hedging themselves on futures in the past 2 banks. Okay? So as I was mentioning, I'm really surprised that why futures It's not picked up. the platforms are already there. Another question to Ashok ji is एक NRI होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, या मान लीजिए नॉन रेसिडेंट इंडियन स्टेइंग इन इंडिया और स्टेइंग अब्रॉड, दोनों सर्कमस्टेंसेस में क्या वो आपके प्लेटफॉर्म से BDR परचेस कर सकते हैं? हाँ देखिए, मेरे जी इसमें 2 चीजें हैं। NRI हमारे जितने भी ट्रेडिंग मेंबर्स हैं उनके साथ एज ए क्लाइंट जुड़ के BDR खरीद सकते हैं। लेकिन हमें जो सवाल है, अब वो एक्सटिंग्विश ना करे, वहीं पर रख के बिल्कुल वहां पे रख सकता है, जब तक चाहे रख सकता है। और हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी लेके आ रहे हैं कि उस BDR के अगेंस्ट कभी उसको लिक्विडिटी की जरूरत है तो उसको उसके अगेंस्ट डॉलर में मिल सकता है, गिफ्ट आइडेंटिटी। लेकिन एक जो सवाल है कि कई लोगों ने पूछा कि क्या वो NRI उसको एक्सटिंग्विश करा के वो गोल्ड इंडिया ला सकते हैं क्या? सॉरी, वो इंडिया नहीं ला सकते। इंडिया लाने के लिए जो एंटिटीज परमिटेड है इंपोर्ट करने के लिए, सिर्फ वही एंटिटी वहां से खरीद के इंडिया ला सकती है। लेकिन अगर वो NRI का एक कॉर्पस हो गया है 10 किलो, 5 किलो, 1 किलो जो भी है, या 100 किलो का, और क्या वो उसको किसी और कंट्री में ले जाना चाहते हैं, आराम से ले जाना चाह सकते हैं बिना किसी कस्टम ड्यूटी के। दूसरी चीज जो है, NRIs अगर BDR में इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए सरकार का एक नोटिफिकेशन है, मेरी टीम के पास है, और अगर आप कहेंगे मेरी वेबसाइट पे भी लगा हुआ है, उसपे आपको कैपिटल गेन्स का कोई टैक्स नहीं है अगर वो BDR में इन्वेस्ट करते हैं NRIs। जिस दिन वो मान लीजिए वो NRIs है और एक्सटिंग्विश करते हैं और इंडिया में लाना चाहे तो नहीं ला सकते। एक्सटिंग्विश करके फिजिकल गोल्ड इंडिया में नहीं ला सकते, वो सिर्फ वही एंटिटीज ला सकती है जिनको परमिटेड है। इसलिए आज का सिचुएशन ओके। हाँ Guys, anybody जो अगर आप IIBX, yes please pass on the mic. Please let's make use of this because आपको ट्रेड करना है। अशोक जी यहाँ पर बैठ के आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। So मेरा एक सवाल ये है कि जैसे we are planning in the coming 5 years, 10 years to open vaults in different parts of the country. तो फ्यूचर में डोरे इंपोर्ट की एकदम जीरो हो जाएगा फिर refineries will not grow in that sense. नहीं, इसका डोरे से क्यों कोई मतलब होगा सर? Everyone will take refined oil from IIBX. और refinery का access देखिए आज की तारीख में भी बैंक्स वो आपको कहीं पे भी गोल्ड देते हैं, और जो बैंक्स आपको कुछ वॉल्ट से डिलीवर कर रहे हैं वो वॉल्ट्स पे ऑल ओवर इंडिया है, कुछ भी सिचुएशन में चेंज नहीं होना है। बात सिर्फ ये कि जो 800 टन का मार्केट है उसमें से 300 या 400 टन का तो डोरे आ रहा है, बट वो और कम हो जाएगा फिर जैसे अपन
बात करेंगे 10-year vision या 20-year vision में, that will depreciate the market share of the refiners जो लोग raw material import करके इंडिया में refine करते हैं. Currently, the composition you see there are around 250 से 300 टन की हो जाता है, right? तो वो वैसे भी आएंगे because there are a lot of benefits also which government has given. IIPX जो pan India network बनाना चाह रहा है, okay, that is for the delivery points. Rate IIPX नहीं होगा, so that becomes a delivery point of the refined metal. So the composition will not change from the pure gold and doré. The composition will not change. It will not affect because the refiners will continue to do refining business and take advantage of the margins as well as government policies. So that will continue. This is just that the distribution network will be far more efficient than currently it is right now. So currently अगर आज 2 है तो 20 या 25 हो जाएंगे next 3 to 5 years में. So that the delivery mechanism will be much more faster and efficient. रिफाइनिंग बिजनेस में कोई फर्क नहीं आएगा, खाली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो चेंज हो जाएगा या बेहतर हो जाएगा. मुझे एक पॉइंट और बता दूं, क्योंकि ये देखिए अभी ITPC कॉन्फ्रेंस में इस पे पैनल डिस्कशन हुआ था और ये बात मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हम आपके साथ जुड़ा रहना चाहते हैं गोइंग फॉरवर्ड. अब इसमें मैं एक साल नहीं बोलूंगा, लेकिन गोल्ड लोरे का कॉन्ट्रैक्ट आया कि एक्सप्रेस जरूर लाए, सो दैट माइनर्स हैं, छोटे बड़े जो भी है, हम एक ऐसी सप्लाई चेन बिल्ड कर सके जहां से डोरे हमारे पास आए, एक्सचेंज पे उसका ट्रेड हो किसी भी फॉर्म में, शेप में, वो डिसाइड किया जाएगा और आपको वो डोरे मिल पाए ताकि आप अपनी रिफाइनरी पे काम करें. क्योंकि सम स्टेज पे मेक इन इंडिया, इंडिया गुड डिलीवरी बार, उसको प्रमोट करना है. इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में जो इंडिया वर्ड है वो इंडिया गोल्ड ब्रांड को हमें ग्लोबली एक्सेप्टेबल बनाना है. उसके लिए आपकी जरूरत पड़ेगी. Thank you, sir. We can take one more and then I'll do closing comments. Can we give the mic here? Second row now. This is very informative. My question is, in your Gold Future product versus the COMEX Gold Future product, what are the key differences that we should be aware of? Let's say your settlement price is the same, currency is the same. I'm guessing is the expiry date different, you have different duration. No, okay. I'll tell you. Settlement price will be IIPX price. It will not be same. Contract will be different. The contract in COMEX is 100 ounce. Our contract will be 1 kilogram. The dates will be. We try to keep the dates same. So the It's more aligned towards the India business. Because if you see 100 ounces means 3 kilos plus something, right? It's a kilobar contract here, so you don't have to carry the balance ounces on your borders. So it exactly matches your domestic business. Can you just explain the settlement price again? Some websites that the Bloomberg settlement price, Bloomberg spot price will be taken. No, settlement will be on IIPX price. The one which is there. See, ultimately it has to be our own prices. We don't want to piggy ride on anybody else's price. When you all come together, this such big market, it will be our price. In fact, we want others to look at our price. So let me put a follow-up question to that. Do you think people will find it easier to move from that to this? Would that be beneficial to them? And is it more easy to do that? In fact, when we are talking to people, they are all waiting and eagerly saying, please, I want, some clients on the other side, I want to do that. So banks have to give the limits, and then one IT point which we are saying is Again, I had great questions coming in, and I wish we could carry on for this, but I want to drive this with one final question to you, Ashwini, and Ajit as well. Going forward, this is something that we keep talking all the time on what we have achieved until now. You also given me a sense of what will happen in the next 1 year, and then there's no time frame, but there are various things on ground here. What is it that we're looking at to improve business one, ensure that we can launch more products too? What is the conversation that you're having with regulators as well? Yeah, so good that you asked. I must acknowledge and I must thank the regulator. This is one of the most progressive regulators I've ever worked with. Sometimes we ourselves are saying we'll go this way. No, say, why don't you go 2 more steps ahead?
and you tell us what you want, what type of enablers you want, and they are very openly talking to us. Not only to us, they are also talking to global players, because some of the best practices they are able to bring in here, so that we are able to cater to your requirements as well as global requirements. So ultimately the aim is that we make a global exchange here, which has and then a lot of things, tie up with the foreign markets, other exchanges, all those things are lined up. So I'm quite sure that as we go on, with the support of our regulator and the kind of, and a lot of products are in pipeline. I've already given a number of products which we are very soon going to launch. And I'm sure you all will really love to come to IIMS. I think the final one to you as well. What are the three things that you think are the opportunities and possibilities at IIMS which will change the face of this industry? Well, the first is from a market perspective or as an industry. See, as an industry perspective, obviously, it will be much more transparent. Okay. From a government perspective, it will be much more reliable. Okay. From the development point of view, and from a policy perspective as well, because they have a certain amount of contact policy changes. And from an industry perspective, it's the domestic industry currently, okay, which needs to uplift themselves. Okay, and I, as I mentioned, collected that into the first plan. But I would like to stress, yes, India definitely, and the next word is international. So the international piece has to be there, okay, in the long run, whereby this becomes the, because if you see, there is no a reliable exchange as such, right, from US to Asia. LBMA is not an exchange. Okay? There is no reliable exchange as such. Now we have, okay, well-regulated, most importantly, in a zone where it is outside of India, okay, single regulator. As Ashok said, it's one of the most progressive regulators which I have seen globally. Okay. Now, so you cannot have a better platform than this, okay, to make it a success. And the only way to go in the next 5 years is success. There is nothing else. Alright, thank you so much, gentlemen, for joining in. But that's all IIMA is really the futuristic city has an exchange, which is India International Bullion Exchange. And as Ashok has been inviting you all to be part of this and part of the success, I wish you all the success. Thank you so much, gentlemen, for joining.